गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज हम डे 10 पे काम कर रहे हैं। डे 9 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। इंडिया के अंदर आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, किसी स्टेट लेवल का पीसीएस हो, एनटीपीसी रेलवे हो, या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एक 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को लिया है जिससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पास्ट में भी देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और फ्यूचर में भी उस बकेट से क्वेश्चन बनने के क्या कहते हैं ऑप्शन और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें इनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फोकस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ आपको कि इसके साथ रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उसको भी हम धीरे धीरे साथ साथ कवर करते चलेंगे, ताकि हमें उसके बारे में जो और इन्फॉर्मेशन है या उसके साथ की बकेट की इन्फॉर्मेशन है वो हमें साथ साथ ही मिलती रहे। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका में। कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका में पाए जाते हैं पटाना घास के मैदान। अगर पूछा जाए कि कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन अगर आता है कि पॉकलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि सेराडो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर आएगा आपका ब्राज़ील। दोबारा से रिपीट करते हैं फटाफट। पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं श्रीलंका में, कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में, पॉकलैंड घास के मैदान पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, और सेराडो घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि शार्रे-विल्ले का पीएच मान कितना होता है। तो शार्रे-विल्ले का पीएच मान कितना होगा? 7 से ज़्यादा। शार्रे-विल्ले का क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। अमल्य का 7 से कम होगा, और उदासीन विल्ले का क्या होगा? 7। तीनों को तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो 7 होता है ना वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन विल्ले होता है 7। जितना वो कम होता जाएगा उतना वो अमल्य होता जाएगा, जितना वो ज़्यादा होता जाएगा उतना क्या होगा? शार्य होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी के लिए भी और स्टेट लेवल के पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो कौन से राज्य है जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कहाँ? दोबारा रिपीट करते हैं। ऊपर से आएगा उत्तर प्रदेश आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आएगी, फिर उड़ीसा, फिर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है। इलाहाबाद के निकट जो नैनी नामक स्थान है जो कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर में। वहाँ से होके ये जो मानक समय रेखा है गुजरती है। ठीक है। इसका अगर दिशांतर पूछा जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर पे है। कहाँ पे है? 82.5 डिग्री के पूर्वी दिशांतर पे स्थित है समय मानक रेखा। और ग्रीनविच टाइम से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनविच टाइम से कितने समय आगे है मानक समय रेखा, तो ग्रीनविच टाइम से ये 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से। रिपीट करते हैं। 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा। उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। इलाहाबाद के नैनी जो नामक स्थान है इलाहाबाद में जो मिर्ज़ापुर में पड़ता है वहाँ से होकर निकलती है। 82.5 पूर्वी दिशांतर पर स्थित है और ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो साउथ इंडिया की नदी के बारे में पूछ रहा है, कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्व की दिशा से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है। तो कौन सी नदी है ऐसी? ऐसी है नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी सारी नदियाँ जो है साउथ की वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। नेक्स्ट है गांधी एंड स्टर्लिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गांधी एंड स्टर्लिन। ये लिखी गई थी लुई फिशर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई फिशर के द्वारा लिखी गई थी गांधी एंड स्टर्लिन। क्वेश्चन अगर आता है यंग इंडिया किसकी रचना है, तो यंग इंडिया रचना है महात्मा गांधी की। और भारत एक खोज, ये हम सब जानते हैं कि भारत एक खोज किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। भारत एक खोज के ऊपर तो एक सीरियल भी आता था बचपन में कि भारत एक खोज का, जिसमें लिखा होता था कि जब रिटन बाय
ये जवाहरलाल नेहरू। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है कि गांधी एंड स्टालिन, तो ये रचना है लुई फिशर की। यंग इंडिया रचना है महात्मा गांधी की। और भारत एक खोज रचना है जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट है कि विष्णु पुराण किस शासक वंश से संबंधित है? तो किस शासक वंश से संबंधित है विष्णु पुराण? यह है मौर्य शासन वंश से संबंधित। कौन से वंश से संबंधित है विष्णु पुराण? मौर्य शासन वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ग्रुप डी के बारे में बात करें या पीसीएस लेवल के बारे में बात करें, ये कोबाल्ट का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है रौफ किस राज्य का नृत्य है? तो किस राज्य का नृत्य है रौफ? जम्मू एंड कश्मीर का। किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है रौफ। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहली जो बौद्ध संगति थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगति। अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा और ये अजातशत्रु के टाइम पीरियड के अंदर हुई थी। क्वेश्चन बन सकता है कभी भी कि पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली जो बौद्ध संगति थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी पहली बौद्ध संगति? तो ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन पूछे कि कहाँ आपकी आयोजित हुई थी पहली बौद्ध संगति? तो आपकी पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई थी राजगृह में। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछ रहा है कि किस गुलाम वंश के शासक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला कहा जाता है? तो किसे कहता है? कौन सा गुलाम वंश का शासक है जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सुखना झील स्थित है? तो भारत का कौन सा राज्य यहाँ पे सुखना झील स्थित है? चंडीगढ़। कहाँ पे? चंडीगढ़। इसको जीवित लेक भी कहते हैं, इसको जीवित लेक की भी संज्ञा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये इंपॉर्टेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, ये आपके किसी भी स्टेट लेवल का अगर पीसीएस का एग्जाम भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ये सुखना लेक, जो कि कहाँ पड़ती है? चंडीगढ़ में पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस रोग से शरीर में ऐंठन आती है और जबड़ा बंद यानी कि लॉक जॉ हो जाता है? तो लॉक जॉ या जबड़ा बंद कौन से क्या कहते हैं रोग के कारण होता है? तो ये होता है टेटनस के कारण। टेटनस का जो रोग होता है उसके कारण होता है जबड़ा बंद। उसमें क्या होता है, जो शरीर का जो मुंह होता है वो अकड़ जाता है और शरीर में क्या होती है? ऐंठन आ जाती है। इसे धनुष टंकार भी कहते हैं। जो बॉडी होती है ना वो एक धनुष के आकार की बन जाती है, राइट। और टेटनस जो होता है वो आपके जो जंग लगा हुआ जो लोहा होता है उसके अगर उससे आपका हाथ और या कई शरीर का कोई भी अंग कट जाता है उसके कारण टेटनस का रोग फैलता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? टेटनस का टीका भी लगवाते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी उत्तरी ध्रुव की खोज? रॉबर्ट पेरे के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट पेरे के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। रॉबर्ट पेरे अमेरिका से संबंध रखते हैं और कब की गई थी? 1909 में की गई थी। कब की गई थी? 1909 में की गई थी। पुराना क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, मगर माइट भी हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी रॉबर्ट पेरे के द्वारा 1909 में। और दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रोनाल्ड एडमसन। कौन था? रोनाल्ड एडमसन, जो कि कहाँ से संबंध रखते हैं? नॉर्वे से संबंध रखते हैं। और 1911 के टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे। तो अगर उत्तरी ध्रुव के बारे में बात की जाए तो कौन है? रॉबर्ट पेरे 1909 के अंदर। और अगर दक्षिण ध्रुव के बारे में बात की जाती है तो रोनाल्ड एडमसन, जो कि नॉर्वे से संबंध रखते हैं और 1911 में वहां पे पहुंचे थे। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो पीसीएस के लिए हो चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऋग्वेद में वर्णित जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? तो वो समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। किसको? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति? ये बनी होती है सेलुलोज और पिक्टोस की। किसकी? सेलुलोज और पिक्टोस की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है नट पूजा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये जो लोक नृत्य होते हैं
ये पीसेस लेवल के अंदर पूछी जाती है, मगर जब पीसेस लेवल के अंदर पूछी जाएगी तो बहुत ज़्यादा आपको इसको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है पीसेस लेवल का वो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, ग्रुप डी के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर जो पीसेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अगर लोक नृत्य पूछे जाएंगे तो समझ लीजिए आपको उसके बारे में कोई डेप नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर नट पूजा के बारे में बात की जाए तो नट पूजा जो है वो असम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। एक बिहू क्या कहते हैं नृत्य भी होता है जो हम पहले पढ़ा करते थे, कई बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, बिहू नृत्य, वो भी असम से संबंध रखता है। मगर बिहू नृत्य इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो माइट भी हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन नया आए वो नट पूजा से संबंधित हो सकता है। तो नट पूजा और बिहू लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। असम के बारे में दो तीन चीज़ और पढ़ते हैं। अगर आता है क्वेश्चन कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम सब जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। अगर क्वेश्चन आता है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो कहाँ पे है? असम में है। नट पूजा और बिहू नृत्य कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और माजुली द्वीप भी कहाँ पड़ता है आपका? असम में ही स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है आपका माजुली द्वीप। ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में। नट पूजा और बिहू लोक नृत्य कहाँ होता है? असम में होता है। और माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट है कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू जो झील है भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है कोलेरू झील? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। नेक्स्ट है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा डिग्री चलन है? तो मालदीव जो है और मिनिकॉय जो है उसके मध्य में 8 डिग्री चलन है। कौन सा डिग्री चलन है? 8 डिग्री चलन है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो किन को जोड़ता है? दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है। किन को जोड़ता है? दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है NH-19। इंपॉर्टेंट है, जो राजमार्ग है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको करके जाना अच्छे से। जैसे अगर पूछा है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 है। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा कहते खींची गई थी जो उन दोनों देशों को, हमारे देशों को अलग करती है। ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? ये हुआ था लैंस डाउन के टाइम पीरियड में। किसके टाइम पीरियड में? लैंस डाउन के टाइम पीरियड में हुआ था अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा का निर्धारण। रेखा का नाम क्या है उसका नाम है डूरेंट रेखा। कौन सी रेखा? डूरेंट रेखा। जिस समय ये खींची गई थी उस समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, मगर वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में रह गई है। नेक्स्ट है कि एल्फिल टावर किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे? हम सब जानते हैं फ्रांस में। फ्रांस के कहाँ पे? पेरिस में। कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में स्थित है एल्फिल टावर। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे, तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इन केस अगर ये क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो यह है राजमुंदरी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर क्वेश्चन आता है कि वन अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। वन अनुसंधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पे? उत्तराखंड में है। दोबारा से रिपीट करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। और वन अनुसंधान संस्थान आपका है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस ब्रिटिश के समय काल में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था? मतलब दास जो प्रथा थी उसको, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके टाइम पीरियड में? तो किसके टाइम पीरियड में? एलिन ब्रो के टाइम पीरियड में दास प्रथा पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये टाइम पीरियड क्या था? ये टाइम पीरियड था 1842 से 1844 का टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड के अंदर दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? एलिन ब्रो के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, चाहे आप पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। डेट वाला क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, बहुत ज़्यादा चांस रहता है।
अगर ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ एक सिंगल आंसर आएगा, सिर्फ एक आंसर पूछा जाएगा आपसे। अगर आप पीसेस लेवल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मैचिंग का क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 ऑप्शन इधर हो गए, 4 ऑप्शन इधर हो गए, आपको उसको मैच करना पड़ेगा, मगर ये इस क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अगर पूछा जाए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्वेश्चन अगर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। और अगर पूछा जाए कि अर्थ डे या पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। तीनों को तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, और पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी ये, तो भारत की पहली जो महिला जो राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। इन केस अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो भी सरोजिनी नायडू थी। और राज्यपाल कहाँ की रही थी? उत्तर प्रदेश की रही थी। क्वेश्चन अगर आता है कि पहली ट्रांसजेंडर महिला पुलिस अधिकारी कौन थी, तो कौन थी? के प्रतिका याशिनी। कौन थी? के प्रतिका याशिनी पहली ट्रांसजेंडर महिला पुलिस अधिकारी बनी थी। इन केस क्वेश्चन आता है कि पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, ये हम सब जानते हैं कि कौन थी? किरण बेदी। मगर पहली महिला मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? सुचित्रा कृपलानी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। और पहली बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? अरुंधति रॉय। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इसके अंदर, आपको पूरे के पूरे करके जाने हैं। मैंने कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ग्रुप डी के अंदर तो क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ से। तो पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। पहली ट्रांसजेंडर महिला पुलिस अधिकारी कौन थी? के प्रतिका याशिनी। पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। पहली महिला मुख्यमंत्री राज्य कौन से राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। कौन थी मुख्यमंत्री? सुचित्रा कृपलानी। और पहली महिला जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था वो कौन थी? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है खैबर दर्रा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। कहाँ पे है खैबर दर्रा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है खैबर दर्रा। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में राज्य से संबंध रखता है, तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने किया था। बिहू नृत्य कहाँ से? असम से संबंध रखता है। काजीरंगा और मानस जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। बिहू और नट पूजा लोक नृत्य कहाँ से है? असम से। और माजुली द्वीप भी कहाँ पे है? असम से है। जरूर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों असम से संबंध रखते हैं। नट पूजा और बिहू लोक नृत्य ये भी असम से संबंध रखते हैं। और माजुली द्वीप भी कहाँ स्थित है? असम में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि गारो खासी जयंतिया मिक्कर जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। क्योंकि गारो खासी और जयंतिया और मिक्कर जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में ही पाई जाती है। और गारो खासी और जयंती नाम की तो पहाड़ियाँ भी है जो कहाँ पे है? मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, तो दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है आपका दार्जिलिंग। बहुत ही खूबसूरत जगह है। कभी आपका मन करे उस तरफ जाने का तो आप मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आप दार्जिलिंग की तरफ जरूर होके आइए। बहुत ही प्यारी जगह है वहाँ पे। नेक्स्ट है किसके समय में वर्ष 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसेस के लेवल से, पीसेस के लेवल के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस समय में किसके समय काल के अंदर 1865 के टाइम पीरियड के अंदर भारत और यूरोप के बीच में पहली बार जो थी क्या थी? समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। तो किसके टाइम पे? लॉरेंस के टाइम पे शुरू की गई थी। किसके टाइम पे शुरू की गई थी? लॉरेंस के टाइम पे शुरू की गई थी। भारत और यूरोप के मध्य पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस टाइम पीरियड में थी? तो 1864 से 1869 के टाइम पीरियड के अंदर थी। किसके टाइम पीरियड में थी? लॉरेंस के टाइम पीरियड में थी। क्या थी? पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा। नेक्स्ट है यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो वायुमंडल नहीं होने के कारण जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देगा? वो दिखाई देगा काला। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। एक मूवी है टिक 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 करके, मैंने कल ही देखी है वो। अगर उसमें वो क्या थोड़ी स्पेस की मूवी है, मतलब वो क्या कहते हैं शिप से जो उनका क्या कहते हैं स्पेस होता है, स्पेस से वो क्या करते हैं वो आपके क्या कहते हैं ये मून पे चले जाते हैं और मून पे जाके बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पूरी मूवी देखना, बहुत अच्छी मूवी है। वहाँ से आपको पता चलेगा जो वायुमंडल है पृथ्वी का वो अगर
अगर आप ऊपर से देखें तो पृथ्वी ब्लू कलर की दिखाई देती है, उस वो ब्लू कलर की दिखाई देती है उसके वायुमंडल के कारण। मगर जो पूरा आकाश है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूरा काला है, पूरा अंधेरा है, ठीक है, पूरा ब्लैक कलर का है। तो अगर क्वेश्चन इनकेस अगर आता है एग्जाम के अंदर कि वायुमंडल कैसा है, तो ये मत सोचना कि ऊपर हम आसमान देखते हैं और वो ब्लू कलर का है तो वायुमंडल ब्लू कलर का है। वायुमंडल ब्लू कलर का नहीं है, जो पृथ्वी के सराउंडिंग का एरिया है सिर्फ वही ब्लू कलर का है, बाकी जितना भी जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो ब्लैक कलर का है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे कहते हैं लिटिल मास्टर? सुनील गावस्कर जी को जाना जाता है लिटिल मास्टर के नाम से। ये क्वेश्चन शायद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके अंदर ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर भी शायद हो सकता है दिया हो। तो ध्यान रखना, जो लिटिल मास्टर जो वर्ड यूज़ किया जाता है क्रिकेट के अंदर वो सुनील गावस्कर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि मकर विलक्कू त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है, तो मकर विलक्कू त्योहार जो है वो किस मंदिर में मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? केरल में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल में स्थित है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है वो किस मंदिर में मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया जाता है, तो कौन से राज्य में मनाया जाएगा? केरल में मनाया जाएगा मकर विलक्कू त्योहार। और किस मंदिर में मनाया जाएगा? तो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है मकर विलक्कू त्योहार। नेक्स्ट है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए राष्ट्रपति के पद पर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति के पद पर। नेक्स्ट है कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है रानी झांसी ट्रॉफी। नेक्स्ट है कि पुस्तक किंग ऑफ डार्क चैम्बर के लेखक कौन है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? किंग ऑफ डार्क चैम्बर, तो ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है किंग ऑफ डार्क चैम्बर। क्वेश्चन अगर आएगा कि गांधी एंड स्टालिन, तो ये है लुई फिशर के द्वारा रचित है। और यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित तो आप मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगा कि महात्मा गांधी से संबंधित आप ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करके जाइए, चाहे उनके आंदोलन के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, उनकी रचना के बारे में हो या उनके कथन के बारे में हो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वट एवर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, मगर महात्मा गांधी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करें, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किंग ऑफ डार्क चैम्बर के आपके लेखक कौन है, तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर के लेखक है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी एंड स्टालिन जो रचना है वो लुई फिशर की है। और यंग इंडिया रचना है किसकी है? महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम के किस कहते हैं अधिनियम के अंतर्गत बोला गया था। क्वेश्चन वैसे बेसिकली ये बनते थे पहले कि किसको बनाया गया था, कि किसको बंगाल का गवर्नर प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। मगर अब जो क्वेश्चन नए जो जनरेट हो गए वो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत बताया गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। तो चार्टर अधिनियम 1833 के अंदर के लिखा गया था कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको अब किसका? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। तो आप ये चार्टर एक्ट जरूर करके जाना, क्योंकि अब जो पीसी लेवल के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे। आपसे वो पूछा जाएगा किस एक्ट के अनुसार ये चीज़ हुई थी। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि चारों वेदों में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में ही रचित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीसेस के लिए भी और आपके ग्रुप डी के लिए भी। जो गद्य और पद है ये यजुर्वेद में है। कौन से वेद में? यजुर्वेद के अंदर गद्य और पद दोनों के दोनों रचित हैं। नेक्स्ट है, और अगर इनकेस मुझे एक क्वेश्चन और दिमाग में आया वो भी रिपीट बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है कि त्रिवेद के अंदर कौन सा वेद नहीं मतलब त्रिवेद के अंदर कौन से वेद आते हैं और कौन सा वेद नहीं आता है, तो त्रिवेद के अगर बारे में बात की जाएगी तो अथर्ववेद जो होता है वो त्रिवेद के अंदर काउंट नहीं होता। बाकी तीनों जो वेद है आगे के वो त्रिवेद के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा के जल का पीएच मान
कितना कम होगा कि वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि उसमें से वर्षा का जो जल होता है, ठीक है, रेनिंग वाटर जो होता है, उसका पीएच मान कितना कम होगा कि वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। कितना होगा? तो 5.6 से अगर कम होता है तो क्या होगा? वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर हम पूछते हैं कि हम बोलते हैं कि हम अम्लीय रेन हो रही है, मतलब एसिड रेन हो रही है, तो वो किस पैरामीटर पे होगी कि उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम का होना चाहिए उसका पीएच मान, तब उसको हम वर्षा को क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। नेक्स्ट है कि ज्वार सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो कौन सा दर्रा है जिसका नाम दिया गया है ज्वार सुरंग? किसका? बनिहाल दर्रे को बोला गया है ज्वार सुरंग। किसको? बनिहाल दर्रे को क्या बोला गया है? ज्वार सुरंग बोला गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध संविधान के किस संशोधन से है? तो किस संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को बनाया गया था? तो कौन सा? 69वां संविधान संशोधन 2003। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 338 ए। कौन सा? 338 ए के अंतर्गत। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद क्या रहेगा? 338 ए रहेगा। संविधान संशोधन कौन सा रहेगा? आपका 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की को डाला गया था। और अनुच्छेद कौन सा लगाया गया था? अनुच्छेद लगाया गया था 338 ए। नेक्स्ट है कि कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन। कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है कॉफी के अंदर। कहाँ से कैफीन, कहाँ से कॉफी? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो किस वेद को माना जाता है? साम वेद को माना जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? साम वेद को माना जाता है भारतीय संगीत का जनक। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक? पाणिनि। कौन से? पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है। अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबृदाई की। और अगर इनकेस क्वेश्चन आता है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो यह रचना है कल्हण की। तीनों के तीनों पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसेस के लिए भी और ग्रुप डी के लिए भी। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसकी रचना है, उसके रचयिता है पाणिनि। पृथ्वीराज रासो की रचना है, रचयिता है आपके चंद्रबृदाई। और राज तरंगिणी जो रचना है वो है कल्हण की। किसकी? कल्हण की। अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की, पृथ्वीराज रासो आपकी चंद्रबृदाई, और राज तरंगिणी कल्हण। नेक्स्ट है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार मैंने पहले भी कराए थे, अब दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। कई बारी पीसेस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था लेविस वाटरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? लेविस वाटरमैन के द्वारा किया गया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था ई टॉर्सेली के द्वारा। डायनमो का आविष्कार किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। और भाप का इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वॉट के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। आई अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो याद करना बहुत मुश्किल है, मगर आपको मैं एक चीज़ बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। जो ये 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है, अगर ये पूरी सीरीज़ आप पूरी गो थ्रू करते हैं अच्छे से, एक बार अगर और 2 बार कंप्लीट करते हैं, तो मैं आई एम डैम श्योर कि ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे। और डेफिनेटली जब आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम देने जाएंगे और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम तैयारी सारी करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, मगर जब एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ जो 4 ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ फटाक से घूम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर से पढ़ा होता है, उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू नहीं किया होता। इसलिए अगर ये 2000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज अगर अच्छे से करते हैं, 1 या 2 बार करते हैं, तो आई एम डैम श्योर ये क्वेश्चन इतनी बार आपके दिमाग में, अपने आंखों के सामने आएंगे कि आपको आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन बैठ जाएंगे। उस समय जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप विद इन सेकंड के अंदर फट से टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जंप करेंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पे टिक सब लोग करते हैं, मगर इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आप अच्छा सही आंसर देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारी जो गेम है वो सब गेम किसकी होती है? टाइम की ही होती है। कई बार बच्चों का पूरा पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाता उस टाइम पीरियड के अंदर। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। अगर फाउंटेन पेन के बारे में बात करें तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लेविस वाटरमैन ने। बैरोमीटर का आविष्कार किया था ई टॉर्सेली ने। डायनमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। और भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस ऐतिहासिक इमारत का प्रवेश द्वार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि कौन सी ऐतिहासिक इमारत है जिसका जो प्रवेश द्वार है, जिसका जो मेन गेट है, वो अलाई दरवाजा है। तो किसका है ये? है कुतुब मीनार का। किसका? कुतुब मीनार का।
कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। महरौली के पास पड़ती है ये। कभी आप इनकेस दिल्ली आते हैं तो आप कुतुब मीनार जरूर घूम के जाइए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी भी जगह है, बहुत ऐतिहासिक जगह भी है। आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी वहाँ से, जो आप इतिहास, जो बच्चे इतिहास से संबंध रखते हैं ना, या फिर इतिहास को काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टेड आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, तो आपके लिए जो दिल्ली जो जगह है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल इमारतें मिल जाएगी। कुतुब मीनार के बारे में बात की जाए, कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी कुतुब मीनार की नींव। मगर अगर क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और उसका जो मेन गेट है, ठीक है, उसमें एक दरवाजा बनाया गया था जिसको अलाई दरवाजा कहा जाता है, और इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली भाषा संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि डोगरी, बोडो, संथाली या मैथिली जो भाषा है संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 92 संविधान संशोधन 2003 का। कौन सा? 2003 का 92 संविधान संशोधन के द्वारा डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली भाषा को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन कौन सा था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये इन चारों के अंदर 3 ऑप्शन ये सही हो गए और एक ऑप्शन गलत होगा। आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी भाषा जो है हमारे संविधान के अंदर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बताया तो जो अंग्रेजी भाषा, जो इंग्लिश भाषा है, वो हमारे संविधान के अंतर्गत मानक भाषा के अंदर कोई स्थान नहीं रखती है। ठीक है, इंग्लिश भाषा जो है, जिसके लिए आज के टाइम में हर बंदा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की कोशिश करता है, इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट समझता है इंग्लिश को, मगर वो इंग्लिश भाषा हमारे संविधान की मानक भाषाओं के अंदर कहीं भी स्थान नहीं रखती है। तो अगर बात की जाए कि डोगरी की, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली ये कहाँ पे है? ये हमारे संविधान संशोधन के क्या कहते हैं, संविधान के अंदर मानक भाषाओं के अंतर्गत लिखित है। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लिखित है? तो 92 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कहाँ पे है? अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पे? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। कृष्ण जी क्या खाते थे? माटी खाते थे। अलमाटी बांध कहाँ पे? कृष्णा नदी पे, और है कहाँ पे? कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका में है। तो कृष्ण जी जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पे है, और कृष्णा नदी कहाँ पे है? कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो ये डूरेंट रेखा है। मैंने बताया था कि पहले भारत और क्या कहते हैं अफगानिस्तान के मध्य में थी, फिर बाद में जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में आ गई है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई रिक्वेस्ट यू एंड आई सजेस्ट यू कि आप ये 2000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये बात कहने में कोई दुराई नहीं है कि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। एक क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट में भी लेके आ सकता है, और एक क्वेश्चन आपको लाखों लोगों से पीछे भी कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैयारी आप अच्छे से करें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।